हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफ़ी और ज्योग्राफ़ी में हम लोग भारत के ज्योग्राफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे जो हमारी पृथ्वी है उस पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। और जैसे कि यह पृथ्वी है, कि हमारी पृथ्वी है, तो जो इस तरह की रेखा जो इस पे खींची होती है ये होती है देशांतर रेखा, और जो इस तरह से जो रेखा खींची होती है ये होती है अक्षांश रेखा। और ये रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं। तो सेम उसी तरह हमारे भारत पे भी ये रेखाएं बनेंगी। तो जो भारत पे जो ये मैप है भारत का, इस पर अगर हम इस तरह से खींचें लाइंस तो ये हो जाएंगी देशांतर रेखाएं, और अगर इस तरह से खींचें तो वो हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत जो है कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो सबसे पहले जो भारत के मैप पे ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखा होगी यहाँ पे होगी, और नीचे की तरफ जो अक्षांश रेखा होगी वो यहाँ पर होगी। तो जो सबसे पहले ऊपर की ओर अक्षांश रेखा होती है वो होती है 1 डिग्री 4 मिनट की, और जो नीचे की ओर अक्षांश रेखा होती है वो होती है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। ठीक है, ये हो गया। और अब हम लोग देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं। तो जो देशांतर रेखाएं इधर पश्चिम की तरफ से लेके पूर्व की तरफ तक फैली हुई हैं, तो जो पश्चिम की ओर जो देशांतर रेखा है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो पूर्व की तरफ देशांतर रेखा होती है वो होती है 97 डिग्री एंड 25 मिनट। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाएं हैं भारत के पूर्व में और पश्चिम में, उसके बिल्कुल बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गई है जो होती है 82 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, ये देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से गई है वो होती है 82 एंड हाफ डिग्री। और ये देशांतर रेखा यूपी से होकर जाती है, और एमपी से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है, और आंध्र प्रदेश से जाती है। मतलब ये 5 स्टेट से होके जाती है। और अगर यूपी की बात करें तो ये यूपी में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर जाती है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारे भारत का आकार कैसा है। तो हमारे भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार है। कुछ इस तरह का आकार है हमारे भारत का। तो हम पूछा जाए कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार का है। और भारत का एरिया कितना है ये देख लेते हैं हम लोग। तो भारत का एरिया है 328,740 किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का एरिया है 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पूरे भारत का एरिया है। और जो भारत का जो ये एरिया है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। मतलब पूरे विश्व में जितनी भी जगह है उनसे सिर्फ 2.4% ही हमारा भारत घिरे हुए है। और अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में, तो वो है 7वां स्थान। ठीक है, तो पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और भारत के पहले कौन कौन से देश हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो भारत के पहले आता है, सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा जहाँ का क्षेत्रफल है वो है रशिया। दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है चाइना। चौथे नंबर पर है अमेरिका। 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। और 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर हमारा देश आ जाता है। तो इस तरह से हमारा देश जो है वो 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर जितने भी देश हैं विश्व में उससे देखा जाए तो। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% ही घेरे हुए है। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है, सबसे साउथ पॉइंट क्या है, ईस्ट पॉइंट क्या है और वेस्ट पॉइंट क्या है। तो भारत के सबसे नॉर्थ साइड में, मतलब कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, और सबसे साउथ में क्या पड़ता है, सबसे ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। तो सबसे नॉर्थ की हम लोग बात करें तो नॉर्थ में होता है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा कॉल भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है केप कोमोरिन। ठीक है, क्या है, केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, ये है मुख्य भूमि क्षेत्र से भारत का दक्षिणतम भाग। अगर हम लोग पूरी तरह से दक्षिणतम भाग की बात करें तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मतलब ऊपर की ओर इंदिरा कॉल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट अगर बात करें तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य भूमि में साउथ की बात करें तो वो हो जाएगा केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। अब ईस्ट और वेस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो वेस्ट जो है वो वेस्ट में कौन सा स्टेट आएगा, सबसे वेस्ट में अगर बात करें तो सबसे वेस्ट में आएगा गुजरात। और गुजरात का कौन सा भाग, तो गुजरात का सर क्रीक, राज क्रीक या फिर गुहार मोती, 3 नामों से उसे जाना जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या क्या है, सर क्रीक और या फिर राज क्रीक या फिर गुहार मोती नाम से बोला जाता है इसे। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन एग्ज़ाम में दिखने को मिलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे इधर वेस्ट में क्या है। तो वेस्ट में आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि सबसे वेस्ट में है, तो वो है वांगलू या फिर किबीथू। ठीक है, देख लेते हैं इसका नाम क्या है, वांगलू या फिर किबीथू। ठीक है, वांगलू या फिर किबीथू, ये दोनों मतलब एक ही नाम है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये चारों जो भी इंडिया के हैं वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो भारत के तट होते हैं उनके बारे में। जैसे कि ये भारत की जो हमारी स्थिति है वो ऐसी है कि ये ऊपर की ओर दो तरफ से तो ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, और नीचे की जो दो जब है ये इन दोनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब चतुष्कोणीय है तो 4 होंगे इसके। तो यहाँ पे ऊपर के जो 2 पार्ट हैं वो स्थल सीमा से, और नीचे के जो 2 पार्ट हैं वो समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि वैसे कौन कौन से वह स्टेट हैं जो कि समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। तो वो है, सबसे पहले तो दिख रहा है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, 5वां केरला, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। मतलब कि टोटल 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि समुद्री सीमा को टच करते हैं। मतलब कि भारत के 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि समुद्री सीमा को टच करते हैं। अब ये जो स्टेट समुद्री सीमा को टच करते हैं उसका भी अलग अलग नाम बताया गया है। जैसे कि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के तट को कहते हैं काठियावाड़ा तट। ठीक है, क्या कहते हैं, काठियावाड़ा तट। काठियावाड़ा तट कहते हैं गुजरात के तट को। और फिर उसके नीचे अगर आएंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिला के जो तट बनता है उसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। अब उसके नीचे अगर आए हम लोग, जो केरला का तट है, कर्नाटक, उसके नीचे क्या आएगा, कर्नाटका आएगा। तो कर्नाटका के तट को कहते हैं कनारा तट।
ठीक है। और उसके नीचे केरला पे आएंगे तो केरला का जो तट होता है उसे कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, क्या कहते हैं? केरला के तट को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार, केरला के तट को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, अब इस तरह तमिलनाडु की तरफ आएंगे। जो तमिलनाडु का तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु का तट जो होता है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और उसके ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश का जो तट होता है उसे आंध्रा तट कहते हैं। और ऊपर बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों को मिलाकर उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जिस तरह ये नीचे की समुद्री सीमा हम लोगों ने देखी, तो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी होती है? जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो समुद्री सीमा है, तो समुद्री सीमा की लंबाई होती है 7516 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी लंबाई अगर नापी जाए तो वो 7516 किलोमीटर होती है। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा की क्या लंबाई है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर, मीन्स 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो ये थी हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।